कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु से करीब 300 किलोमीटर दूर तुंगभद्र नाम की नदी के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ है। गांव का नाम है माथुर और माथुर एक हरा भरा हरियाला गांव है जहां पर सुपारी के पेड़ होते हैं। यूं तो ये गांव दूसरे पश्चिमी कर्नाटकी गांवों से बहुत अलग नहीं है, लेकिन जब आप इस गांव की सीमा में प्रवेश करेंगे तब आपके कान में एक अलग ही विशेषता भरे लहजे सुनाई देंगे जो इस माथुर गांव की विशिष्टता और उसकी पहचान है। जैसे ही आप माथुर गांव में प्रवेश करेंगे, इस गांव की सीमा पर शायद आपको ये शब्द सुनाई दे, त्वाम कुत्र गच्छति, यानी आप कहां जा रहे हो, और शायद कोई और उसका उत्तर दे कि अहम ग्रामम गच्छति, यानी कि मैं गांव के अंदर जा रहा हूं, और शायद इसका प्रत्युत्तर देते हुए वो पहला इंसान बोले सावधानेना गच्छति। और यही बात इस गांव को न सिर्फ कर्नाटक के लेकिन देश के सभी गांवों से अलग बनाती है, क्योंकि यहाँ रोजमर्रा के जीवन में बोले जाने वाली आम भाषा है संस्कृत। पिछले कई सालों से इस माथुर गांव में बसने वाले लोगों की लिखी, समझी, बोली और पढ़े जाने वाली भाषा हिंदी, कन्नड़ या अंग्रेजी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ संस्कृत है। इस गांव के लोग बचपन से सिर्फ एक ही भाषा बोल और समझ पाते हैं। हालांकि जब वो बड़े होते हैं तो और भाषाएं सीखते हैं, लेकिन उनकी मूलतः भाषा संस्कृत ही होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस गांव के लोग पिछड़े रह गए हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में करीब 200 से ज्यादा हायर आईटी इंजीनियर इसी एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। इस गांव के कई सारे लोग शिक्षक, डॉक्टर या बड़े इंजीनियर हैं, और इस गांव के लोग मॉडर्न और हाईटेक भी है। लेकिन अपनी हाईटेक और मॉडर्न पर्सनालिटी और जीवन शैली के साथ उन्होंने संस्कृत से नाता अभी तक तोड़ा नहीं है। उल्टा कहीं और दूसरे शहर में या इवन भारत के बाहर भी दो माथुर के लोग जब मिलते हैं ना, तो बातचीत संस्कृत में ही करते हैं। आज अंग्रेजी माहौल, अंग्रेजी वातावरण, अंग्रेजी स्कूलें और अंग्रेजी इस दुनिया में अंग्रेजों की अंग्रेजी भाषा के इतनी बोलबाला के बीच वर्तमान में गांव, देहात, शहरों और देश की प्रांतीय भाषा की बोलबाला कम होती जा रही है। लेकिन फिर भी भारत के साउथ प्रांत के कुछ 2-3 गांव भूतकाल बन चुकी संस्कृत भाषा को आज भी भूले नहीं है, अपितु और भी उसकी बोलबाला वहां पर बढ़ रही है। उसका कारण क्या है आखिर? तो दोस्तों, इस बात का खुलासा कई भाषा शास्त्रियों ने किया है, जिनमें कुछ भारतीय भाषा शास्त्री है और कुछ विदेशी भाषा शास्त्री। जिसमें पर्टिकुलर भारतीय भाषा शास्त्रियों की बात करें तो उनके खुलासे कुछ हद तक हिंदू धर्म के प्रति बायस्ड है, और बायस्ड होना लाजमी भी है। लेकिन अगर विदेशी भाषा शास्त्रियों की बात करें तो उन्होंने न्यूट्रल तरीके से और कोई भी बायस्ड ओपिनियन के बिना इसका खुलासा किया है, और खुलासा भी क्या बखूबी किया है। एक ब्रिटिश भाषा शास्त्री था जिसका नाम था सर चार्ल्स विल्किंस, और उसने 16वीं शताब्दी में भगवत गीता का यूरोपियन कॉन्टिनेंट में सबसे पहला अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था। और ब्रिटेन के ही एक विद्वान सर विलियम जोन्स ने साल 1784 में कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम को संस्कृत से इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया था। जर्मनी के प्रोफेसर विल्हेम श्रेलेंग ने 19वीं सदी में संस्कृत की देवनागरी लिपि की सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन की शुरुआत की। इतना ही नहीं, नेदरलैंड्स में तो प्रोफेसर हेनरिक कर्न नाम का एक व्यक्ति 6 साल 1865 में वहां की लंदन यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाते थे। और आज तो ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, नेदरलैंड, स्पेन, इटली और स्विट्जरलैंड की बहुत सारी कॉलेजों में संस्कृत के प्राध्यापक है। और मैंने अब तक जितने भी शख्स का वर्णन किया, उन सभी ने संस्कृत को सबसे उत्तम भाषा होने का दावा किया है। और अगर आपको इसका एक ठोस प्रमाण चाहिए तो आपको बता दूं कि नासा के ही एक साइंटिस्ट रिक ब्रिग्स ने अमेरिका की एक मैगजीन एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये लिखा कि जब हमारे बीच विश्व में संस्कृत जैसी भाषा अवेलेबल हो तो फिर कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किसी और सचोट भाषा की खोज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी संस्कृत मौजूद होने के बावजूद भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर के लिए अगर हम किसी और भाषा की खोज करने के लिए निकलेंगे तो वो ऐसी ही बात होगी जैसे कि हजारों साल पीछे जाकर फिर से चक्के की खोज करना। वेदकाल भारत के इतिहास में सबसे स्वर्ण युग था, जब आज से करीब 3500 साल पहले यानी कि 1500 बिफोर क्राइस्ट के अरसे के दौरान वैदिक भारत की सीमाएं नॉर्थ वेस्ट में काबुल तक और दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैली हुई थी। और तब पूरा अखंड भारत महाजनपद के नाम से जाने जाने वाले 16 प्रांतों में बटा हुआ था।
और ये 16 महाजनपद एक ही छत्रपति अखंड भारत की सत्ता के नीचे आते थे। और आज से करीब 3500 साल पहले उसी काल के दौरान भारत का प्रथम वेद यानी कि ऋग्वेद लिखने की शुरुआत हुई। और उसके बाद कुछ 1001 साल के दौरान दूसरे वेद भी लिखे गए। और उसके बाद ऋचाएं, उपनिषद और भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ भारत के इतिहास में सदा के लिए अमर हो गए। इन युगों के दौरान भारतीय संस्कृति का इतना प्रखर विकास हुआ कि तब से लेकर हजारों सालों तक भारत विश्व की महासत्ता और विश्व गुरु के रूप में कायम रहा। लेकिन धीरे धीरे गुप्त काल के बाद जब भारत में बौद्ध और अन्य संप्रदाय बढ़ने लगे, उसके बाद ग्रेजुअली भारत की महासत्ता सीमित होती गई। भारत का सबसे बुरा दौर आज से 1000 साल पहले शुरू हुआ, जब अरब, तुर्की, अफगान, मुगल, पोर्तुगीज और अंग्रेज जैसे हमलाखोरों ने भारत पर शासन करना शुरू किया। और इन सब की हुकूमत के दौरान भारत का गौरवशाली इतिहास भुलाता चला गया। ऊपर से इन लोगों ने भारतीय इतिहास के पुस्तक भी जला दिए और धीरे धीरे भारतीय आम मानस यानी कि भारतीय लोग अपनी ही संस्कृति के मूल जो थे उन्हें चबाकर निगल गए। और इसके साथ संस्कृत भाषा का भी बुरा हाल हुआ। हमने हमारी प्राचीन विरासत गवा दी। यूं तो गवाई हुई प्राचीन विरासत का महत्व तभी समझ में आता है जब या तो हम उसे बारीकी से समझे या तो हम उसे जिए। और यहाँ पर अगर मैं हमारी प्राचीन विरासत को बारीकी से समझाने की शुरुआत करूंगा ना, तो ऐसे हजारों वीडियो भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हम पूरी विरासत नहीं लेकिन उसके एक छोटे से पहलू, एक छोटे से पन्ने को आज टच करेंगे। और आज आपको मैं इस वीडियो में सिर्फ संस्कृत की विस्मयकारी स्मृतियों के बारे में बताऊंगा, जो ट्रस्ट मी इस वीडियो के एंड में आपको जरूर मंत्रमुग्ध कर देगी। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्दी ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप द नॉलेज पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। आज से करीब 8000 साल पहले संस्कृत भाषा को इंटेंशनली बनाया गया था। संस्कृत भाषा के अधिकतर मूलाक्षर हिंदी से मिलते हैं। आपको बता दूं कि संस्कृत और हिंदी दोनों की वर्णमाला यानी कि शब्दावली लगभग समान है और दोनों ही देवनागरी लिपि पर आधारित है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कई सारी भाषाओं की तरह हिंदी का भी जन्म संस्कृत से ही हुआ है। लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि दुनिया की लगभग सभी भाषाएं इंक्लूडिंग इंग्लिश इवॉल्व हुई है, यानी कि इंग्लिश भाषा का इवोल्यूशन हुआ है। धीरे धीरे ग्रेजुअली ये भाषाएं बनती गई है, लेकिन संस्कृत इवॉल्व नहीं हुई है। ईस्वी सन 6000 बिफोर क्राइस्ट यानी कि आज से करीब 8000 साल पहले संस्कृत को इंटेंशनली रचा गया था। संस्कृत का मतलब ही शुद्ध और संस्कारी ऐसी शिष्ट भाषा होता है। अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी के नामांकित भाषा शास्त्री, जिनका नाम है प्रोफेसर लियोनार्ड ब्रूमपिंड, इन्होंने अपने जाने माने पुस्तक द लैंग्वेज में लिखा है कि पाणिनि के पुस्तक में जो दर्शाया गया है वो संस्कृत का व्याकरण वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस है। संस्कृत में अक्षरों की क्रमबद्धता से रची गई एक महान पंक्ति। दोस्तों, वेस्टर्न वर्ल्ड में जब छोटे छोटे बच्चों को टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं तब वो हमेशा एक वाक्य जरूर बोलते हैं, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर अ लेजी डॉग। और इस जाने माने सेंटेंस में अंग्रेजी भाषा के सभी मूलाक्षर यानी कि सभी लेटर्स आ जाते हैं। ब्रिटेन में प्राथमिक शालाओं में बच्चों को इंग्लिश भाषा में इंटरेस्ट लेने के लिए शिक्षक हमेशा इस वाक्य को दोहराते हैं। लेकिन हकीकत में इस वाक्य में दो खोट है। जैसे कि इंग्लिश भाषा में मूलाक्षर 26 है, लेकिन इसमें 33 का उपयोग किया गया है। मतलब कि इस वाक्य में 4 टाइम्स ओ आता है और ए और आर दो बार आते हैं। और इस टाइप का कोई भी रिपीटेशन, कोई भी पुनरावर्तन ना हो और सभी वर्ड एक वाक्य में आ जाए, ऐसा इंग्लिश में आज तक कोई भी वाक्य बना नहीं है। और इस वाक्य में दूसरी खोट यह है कि इस सेंटेंस में ए से लेकर जेड तक सभी शब्द क्रमबद्ध नहीं है, यानी कि ABCDEFGHIJKLMN ऐसे नहीं है। लेकिन संस्कृत में ऐसा एक वाक्य है दोस्तों, और वो वाक्य है कह अगी गाड विच्छोजा जाजग्नोंड टेठी डडंडनम पफर बोर भीम्यो डरिल वा शिशा ससह। और इस वाक्य का ट्रांसलेशन है पक्षियों के प्रेमी शुद्ध बुद्धि के औरों के बल को अपहरण करके उसे लेने में पारंगत ऐसे शत्रु के संहारकों के अग्रणी, मन से अटल और निडर और महासागरों का सर्जन करने वाला वो कौन है? राजा मय के जिनको शत्रुनाश आशीर्वाद मिले हैं।
भले ही इस वाक्य को मैंने आपको हिंदी में समझाया हो, लेकिन इसके ओरिजिनल ट्रांसलेशन यानी कि संस्कृत के वाक्य में संस्कृत के सभी मूलाक्षर क्रमबद्ध तरीके से इस एक सेंटेंस में आ जाते हैं। और इस वाक्य को राजा भोज ने अपने सरस्वती कंठाभरणम नाम के एक काव्य संग्रह में लिखा था। ये वही राजा भोज है जिनके राज दरबार में कालिदास को मिलाकर 1400 कवियां हुआ करते थे और राजा भोज खुद भी कवि हृदय इंसान थे। और इस राजा भोज ने कई सारे उपन्यास भी लिखे हैं और इसीलिए कहा जाता है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। लेकिन दोस्तों, ये जो राजा भोज और गंगू तेली वाली वाक्य की समानता है उसे आम जनता जो समझती है वास्तव में वो नहीं है। दरअसल अपने कार्यकाल में राजा भोज ने तेलंग देश के राजा गंगू को हराया था और तेलंग राज्य को अपने राज्य में शामिल कर दिया था। और तब से उन राजा गंगू से ये कहावत आई कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। हालांकि गंगू खुद भी एक राजा ही थे। संस्कृत में एक ही शब्द के अद्भुत शब्द विस्तार। दोस्तों, संस्कृत भाषा इतनी विकसित और समृद्ध है कि उसमें एक ही वाक्य के या एक ही वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं। इवन शब्दों की तो बात करें तो जैसे कि अग्नि के लिए चित्रभानु, ज्वाला, शुष्म, अनल और ऐसे कुछ 34 शब्द है। और वैसे तो ये सभी शब्द आपको एक जैसे या समानार्थी लगते होंगे, लेकिन इन 34 से 34 शब्दों में सूक्ष्म भेद है और जो पर्टिकुलर अग्नि के लिए पर्टिकुलर शब्द ही उपयोग में होता है। और शब्द तो ठीक, लेकिन मूलाक्षर यानी कि लेटर्स की जुगलबंदी भी संस्कृत में बहुत सारे अलग अलग वाक्य बनाती है। जैसे कि संस्कृत में एक वाक्य है भूरी बी बारी बीर बारू भू भू बारे रे बिरे 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 रे बीबी ब्रा ब्रोर बीरू बिरी बैरी भा। और इस एक वाक्य का मतलब होता है धरती को भी बोझ लगे ऐसे वजनदार, पड़गम जिसकी आवाज है और मेघ बादल जैसे काले निडर हाथी ने एक दुश्मन हाथी पर हमला किया। शॉकिंग लगा ना दोस्तों। अभिव्यक्ति के बारे में संस्कृत भाषा जितनी सरल है और इसमें जितने ऑप्शन होते हैं उतने और किसी भी भाषा में नहीं है। 6ठी शताब्दी के दौरान तो भा रवि नाम के एक काव्य शास्त्री ने संस्कृत में सिर्फ 9 शब्द से एक वाक्य बना दिया था, जो था न नो न नुंद्रो न नो न नुंद्रो नुंद्रो नो नाना 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 ननु नुंद्रो ड नुंद्रो ननुन्द्रेनो नानेन्द्रा नंद्रो नंद्रो नुंद्रह। और इसका मतलब होता है कि जो मनुष्य युद्ध में उससे निर्बल मनुष्य के हाथों घायल होता है वो सही अर्थ में योद्धा ही नहीं है, और जो मनुष्य खुद से बहुत ही निर्बल मनुष्य को घायल करे वो भी योद्धा नहीं है। घायल मनुष्य का स्वामी अगर घायल न हुआ हो तो ऐसा मनुष्य खुद घायल गिना जाएगा, और घायल हुए हुए मनुष्य को अगर वो घायल करता है तो वो भी मनुष्य ही नहीं है। दोस्तों, एक ही लेटर न का उपयोग करके इस पूरे वाक्य को गढ़ा गया। सोचिए संस्कृत में कितने ज्यादा शब्द भंडोर हो गए। और दोस्तों, संस्कृत के एक लेटर से बहुत सारे मीनिंग और बहुत सारे वर्ड निकल सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में एक हाईली ऑर्गेनाइज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। और इसलिए यदि आप संस्कृत बोलते हैं तो आप बहुत ही कम शब्दों में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। संस्कृत एक गाणितिक भाषा है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि संस्कृत गणित की भी भाषा है। प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने शून्य की खोज से लेकर जियोमेट्री और त्रिकोणमिति के सिद्धांतों को संस्कृत में बहुत ही आसानी से हल किया था और समझाया भी था। इसके अलावा अमेरिका की फोर्ब्स मैगजीन ने भी ये लिखा था कि संस्कृत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे अच्छी भाषा है, क्योंकि इसका व्याकरण प्रोग्रामिंग भाषा से मिलता जुलता है। संस्कृत के किसी भी वाक्य में शब्दों की फेरबदली से उसके मीनिंग में अधिकतर कोई बदलाव नहीं होता है। दोस्तों, संस्कृत के वाक्यों में शब्दों को किसी भी क्रम में रखा जा सकता है और इससे अर्थ का कोई अनर्थ नहीं होता है, अपितु सेम मीनिंग होता है। जैसे कि अहम गृहम गच्छामि या गच्छामि गृहम अहम, संस्कृत में ये दोनों ही ठीक है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार जब वो अंतरिक्ष यात्रियों को मैसेज भेजते थे ना तो उनका मैसेज उल्टा हो जाता था और इस वजह से मैसेज का अर्थ ही बदल जाता था। और इसे ठीक करने के लिए उन्होंने कई भाषाओं का उपयोग किया, लेकिन हर बार यही समस्या आती थी। और आखिरकार उन्होंने संस्कृत में मैसेज भेजना शुरू किया, क्योंकि संस्कृत के वाक्य में किसी भी लेटर के उल्टे या सीधे हो जाने पर अर्थ का अनर्थ नहीं होता है और अर्थ एक ही रहता है, जैसे हमने आगे बताया। नासा खोज कर रही है संस्कृत पर। दोस्तों, नासा के पास संस्कृत में लिखे गए कुछ 60,000 ताड़पत्र है और कई सारे स्वर्ण पत्र भी है।
हो सकता है कि वो लोग इनमें से ज्यादातर चीजें भारत से ही ले गए होंगे, लेकिन ये पुराने पत्रों पे जो संस्कृत लिपि में चीजें लिखी गई है वो सभी पांडुलिपियां है और इस पर आज भी नासा रिसर्च कर रहा है। दोस्तों, आज दुनिया में करीब 1 लाख लोग ऐसे हैं जो संस्कृत बोल, समझ और लिख पाते हैं और करीब 25,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो सिर्फ संस्कृत एज अ मदर टंग बोलते हैं। भले ही आज दुनिया में इतने कम लोग संस्कृत बोलते हो, लेकिन आज से महज 3000 साल पहले सिर्फ संस्कृत ही बोली जाती थी। लेकिन दुख की बात यह है कि इतनी समृद्ध संस्कृत भाषा की भारत में ही कोई वैल्यू नहीं है। आप जर्मनी और फ्रांस जाओगे ना तो वहां पर कोई इंग्लिश बोलेगा भी नहीं, अगर थोड़ी बहुत आती है तो भी नहीं बोलेगा। वो अपनी भाषा को लेकर बहुत ही कॉन्शियस है। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में इवन विजिटर्स को भी अपनी भाषा सिखाते हैं, जबकि यहाँ पर हमारी सबसे प्राचीन और बहुत ही महत्वपूर्ण भी जो है वो भाषा आज मरने की कगार पर आ गई है। हमारे देश में हाई फाई माने जाने वाले कुछ उच्च वर्ग के लोग संस्कृत को आउटडेटेड गिन रहे हैं। इस देश में कुछ लोग अपने आप को बुद्धिजीवी गिनाने के लिए हिंदू धर्म का विरोध करते हैं और संस्कृत भाषा को भी हिंदू धर्म के साथ जोड़ दिया है, जबकि जितने भी धर्म ग्रंथ, अनुष्ठान या जो कुछ भी धार्मिक तौर पर होता है वो सिर्फ 5% संस्कृत है। बाकी की 95% संस्कृत को हिंदू या धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो एक आम समृद्ध भाषा है जिसमें से दुनिया की अधिकतर भाषाएं जन्मी है। लेकिन फिर भी ये बुद्धिजीवी लोग संस्कृत का विरोध करते हैं, जिन्होंने वास्तव में संस्कृत में कोई एक ग्रंथ भी नहीं पढ़ा होता है। ये तो ऐसी बात हो गई कि फिल्म को देखे बिना उसका रिव्यू देना। और हमारे देश के ऐसे उदासीन माहौल में संस्कृत भाषा की विलुप्ति होना या उसका पुनरुत्थान ना होना कोई बड़ी बात नहीं है। भला हो उन विदेशी भाषा शास्त्रियों का, उन विदेशी विद्वानों का जो संस्कृत भाषा को समझे, उसके ग्रामर को समझे, इस भाषा के लिए मुग्ध बने। और मैं तो कहता हूँ भला हो उन विदेशियों का जिन्होंने हमारी ही संस्कृत भाषा का हमसे परिचय करवाया। दोस्तों, इस देश की व्यथा ही यही है। जब योग इस देश में था तो उसको कोई पूछता नहीं था, कुछ अगर संतों को छोड़ दे तो। लेकिन जब योग का विदेश में योगा हुआ और योग का योगा बनकर वापस भारत में आया तो हम लोग योगा के पीछे पड़ गए। ऐसे ही संस्कृत क्या है वो हम नहीं जानते। ये विदेशी विद्वान आज हमें सिखा रहे हैं कि संस्कृत असल में क्या है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो जुड़ जाए द नॉलेज के साथ, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगी टू द पॉइंट सटीक जानकारी। और जाते जाते डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाकर मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी देखते जाए। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। स्टे ट्यून, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।